हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आरआरबी फार्मासिस्ट में नॉन फार्मा सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले हमने करंट अफेयर्स की क्लास को, पॉलिटी की क्लास को और साथ साथ में हमने हिस्ट्री की क्लास को भी समझा था। आज हमारी जो क्लास है वो हिस्ट्री की सेकंड क्लास है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको ये नहीं देखना है क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको सारे आंसर समझने, जो उसके साथ जो भी एमसीक्यू उसका एबीसीडी आपको सारे समझने, और ये भी देखना है कि उनसे क्या क्वेश्चन निकल सकता है। चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन समझते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, और कुछ लोगों की क्वेरी भी थी कि सर इसको हिंदी में भी पढ़ाइए, तो हमने क्या किया है, आपको इस तरीके की आज से अब जो स्लाइड प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, आपके हिंदी के और इंग्लिश का दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन रहेगा, जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आए। कोई नहीं, पहला क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ विनय पिटक इन बुद्धिज्म? क्या हुआ, बौद्ध धर्म में विनय पिटक का मुख्य विषय क्या है? ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बुद्ध के उपदेश, संघ के नियम, या यहाँ पे दार्शनिक सिद्धांत जिसको क्या बोलते हैं, फिलोसफिकल प्रिंसिपल, या यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन, स्टोरीज ऑफ बुद्धास प्रीवियस बर्थ, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है, जो आपका विनय पिटक है, वो किससे रिलेटेड है? आपका संघ के नियमों से रिलेटेड है, जिसमें आपके संघ के सारे नियम थे, रूल्स ऑफ द संघ, वो किसमें है? वो आपके विनय पिटक में है। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप तीन पिटक को और अच्छे से समझिए। पहली देखिए पिटक होती है विनय पिटक, ठीक है, जो किससे रिलेटेड होती है, रूल से रिलेटेड होती है। और एक होती है आपकी सुत्त पिटक, जिसमें क्या होता है, उपदेश सरमंस होते हैं। और साथ साथ में जो आपका अभिधम्म पिटक होता है, वो किससे रिलेटेड होता है? वो फिलोसफी से रिलेटेड होता है। यहाँ पे देखिए, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा किसका, विनय पिटक का पढ़ा था, जिसके साथ साथ आपके तीन क्वेश्चन क्लियर हुए। साथ साथ में आपके सुत्त पिटक और क्या हुआ, अभिधम्म पिटक का भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि जो सुत्त पिटक है वो उसमें सरमन मतलब बोले तो उपदेश होते हैं, और आप जो आपका अभिधम्म पिटक है इसमें क्या होती है, फिलोसफी होती है। आप यहाँ पे इसके डिटेल को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डिटेल आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिसको जो जो लैंग्वेज अच्छी लगे वो आप उसमें पढ़िएगा। ओके, आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी चीज समझ आनी चाहिए। ओके, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास जो आपका क्वेश्चन उसको समझते हैं। देखिए, which Jain monk migrated to South India with his followers during the famine in Magध? इसका मतलब क्या हुआ, मगध में अकाल पड़ने पर कौन सा जैन भिक्षु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चला गया था? तो यहाँ पे देखिए, पहला है आपका ऑप्शन स्थूलभद्र, फिर है भद्रभाव, फिर है जमाली, फिर है ऋषभनाथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। भद्रभाव जो थे, उन्होंने क्या किया था, जैन भिक्षु थे ये, और इन्होंने क्या किया था, अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत ये चले गए थे। ठीक है, और भी चीजें इसमें समझते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज और यहाँ पे हम समझते हैं। मगध, ये देखिए, अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं, कोई नहीं, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। मगध में अकाल के कारण भद्रभाव जो थे वो दक्षिण भारत गए थे। ठीक है, और जो दिगंबर थे, ठीक है, भद्रभाव के जो अनुयायी थे वो कैसे गए थे, नग्न अवस्था में गए थे। ठीक है, और जो श्वेतांबर थे वो स्थूल भद्र के अनुयायी थे, जो क्या उनसे कपड़े पहनते थे, जो स्थूल, जो बोले तो आपके सफेद वस्त्र पहनते थे। ये भी यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं सारी चीजें। एक आप पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन क्लियर होंगे आपको, उसके साथ 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच महाजनपद वॉज द फर्स्ट टू यूज एलिफेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल इन अ वार? युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग करने वाला पहला महाजनपद कौन सा था, जो युद्ध में क्या करता था, आपके हाथियों का सबसे ज्यादा यूज करता था? वो कौन सा यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे आपका क्या था, महाजनपद था? नंबर 1 अवंती, दूसरा क्या है यहाँ पे वत्स, और यहाँ पे सी ऑप्शन आपका है यहाँ पे मगधा, और अगला आपका क्या है यहाँ पे गांधार। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे आपका मगध। ठीक है, जो आपका मगध थे वो क्या करते थे, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या यूज करते थे, वो हाथियों का यूज करते थे। किसमें, आप अपने बार के टाइम युद्ध में सबसे ज्यादा किसका यूज करते थे, हाथियों का यूज करते थे। आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, मगध ने क्या किया था, सबसे पहले हाथियों का यूज किसमें किया था, हाथियों का यूज जो किया था वो इन्होंने क्या किया था, किलों को तोड़ने के लिए किया था। ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, किलों को भी तोड़ने के लिए किया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो ग्रीक अकाउंट्स स्टेट द नंद आर्मी हैज द कितने एलिफेंट, 6000 एलिफेंट्स रखती थी। कौन सी नंद सेना के पास कितने एलिफेंट थे स्टूडेंट्स, 6000 एलिफेंट्स थे। ठीक है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इसी में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच फैक्ट अबाउट इंडियन सोसाइटी डिड मैगस्थनीज मेंशन इन हिज बुक इंडिका? अब यहां से आप समझ सकते हैं। देखिए,
इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर होगा कि मैगनेस्टीन्स जो थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, उन्होंने लिखी थी इंडिका बुक, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट देखिए उन्होंने क्या है, उन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में उसमें क्या मेंशन किया था, मैगनेस्टीन्स ने जो उनकी पुस्तक थी इंडिका, उसमें भारतीय समाज के बारे में किस तथ्य का सबसे ज्यादा उल्लेख किया था, समझिए, दास प्रथा की अनुपस्थिति, ओके, फिर क्या है, सती प्रथा का प्रचलन, ठीक है, बाल विवाह या पर्दा प्रथा, ठीक है स्टूडेंट्स। जो चार ऑप्शन है इसमें से जो मैगनेस्टीन्स ने जो अपनी बुक में मेंशन किया था इंडिका में, वो ये मेंशन किया था दास प्रथा की अनुपस्थिति, अब्सेंस ऑफ स्लेवरी, अब्सेंस ऑफ स्लेवरी जो थी उसको इन्होंने क्या किया था अपनी बुक में यहाँ पे क्या किया था, नोट डाउन किया था। और आपको पता है कि जो एक ये जो मैगनेस्टीन्स थे, यहाँ पे एक और आंसर आपके सामने निकल के आता है, ये क्या थे, जो आपका यहाँ पे यूनानी राजदूत थे, ओके, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो सेलेब्री मतलब दास प्रथा जो है वो कहाँ नहीं है, वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आप समझिए इंडिया में क्या है, क्लासिफाइड इनटू सोसाइटी कितने 7 वर्ग में बटी हुई है, ये भी इन्होंने अपनी बुक में क्या किया था, मेंशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, Which ruler started the Saka era in 78 AD, मतलब 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किस शासक ने की थी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने और इंपॉर्टेंट निकल के आएगा, मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, पहला जो ऑप्शन आपके पास है वो है रुद्रदमन, ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा है आपके पास विक्रमादित्य, और लास्ट है जो आपके पास वो गोंडेफेरिस जो है। ये चार ऑप्शन है, इसमें से स्टूडेंट जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, कनिष्क, ठीक है। कनिष्क ने क्या किया था, शक संवत की शुरुआत की थी। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, मैं आपको आगे की स्लाइड में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो आप समझ गए कि फाउंडेड द सका इरा में, ठीक है, किसने को, ये कुषाण, यहाँ पे कुषाण वंश जो के थे, कौन थे, यहाँ पे कनिष्क थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नोन, ये देखिए adopted as the national calendar by the government of India। आप ये भी चीज समझ सकते हैं, भारत सरकार का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पे शक संवत से रिलेटेड। तो ये भी आप समझ गए कि भारत, अगर आपसे पूछा जाए शक के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कैलेंडर है वो उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें से देखिए दूसरा अशोक चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। शक एरा से आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया, एक आपका कैलेंडर का क्वेश्चन निकल के आया और साथ साथ में एक क्वेश्चन आपका निकल के आया कनिष्क का, इतनी कुषाण वंश का, इतनी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। और इसको यहाँ पे अब देखिए, मैं एक चीज और बताता हूँ आपके पीछे। अब यहाँ पे देखिए, अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है, जो अब आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए आप एक बार रुद्रदमन के बारे में भी पढ़ लीजिए, आप विक्रमादित्य के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप क्या करिए गोंडेफेरेस के बारे में भी पढ़ लीजिए, हो सकता है इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे शक संवत का पूछा जाता है तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, कनिष्क, ओके। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, Which Gupta ruler is known as the Napoleon of India due to his military conquest? ठीक है, अपनी सैन्य विजय के कारण किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसकी वजह से, अपनी सैन्य विजयों, ठीक है, किसके वजह से, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, चंद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो है यहाँ पे समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, द नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। बीए स्मिथ ने क्या कहा था, बीए स्मिथ ने मतलब अपनी जो है उन्होंने क्या कहा था, भारत को नेपोलियन का, ठीक है। ये चीज यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ लीजिए, जिसको हिंदी में समझ आए वो हिंदी में पढ़ ले, और जिसको इंग्लिश में अच्छा लग रहा हो वो इंग्लिश में थोड़ी इन चीजों को समझ ले, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िए, which is the oldest surviving Tamil grammar text of the संगम एज। संगम काल का सबसे पुराना उपलब्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन आप पढ़िए यहाँ पे, शिल्पाधिकारम, ठीक है, मणिमेखले, या यहाँ पे क्या है तोलकाप्पियम, या क्या है तिरुकुरल, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, जिसमें से आपका संगम काल का जो सबसे पुराना उपलब्ध जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है वो है आपका यहाँ पे तोलकाप्पियम। आप ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही है, सी ऑप्शन सही है। आप इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल भी पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए एक यहाँ पे और भी क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं, कोई नहीं, अब यहाँ पे ये आपके सारे क्वेश्चन खत्म होते हुए इसके बाद हम आगे भी कुछ क्वेश्चन को समझेंगे। अब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्लास को समझेंगे। बस आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते रहिए, उनके साथ ऑप्शंस को समझते रहिए, आपका सारा नॉन फार्मा क्लियर हो जाएगा।
थैंक यू स्टूडेंट्स।